What is undue influence? That firstly that there has to be a relationship between the parties. अभी जब इसका clause 2 देखेंगे, clause 2 is very important presumption, और वो presumption relationship के basis पे ही create किया जा रहा है. So relationship is very important. Undue influence means कि एक person ने दूसरे पर्सन के ऊपर कंसेंट लेने के लिए, अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, वन पर्सन हैज एक्सरसाइज्ड हिज और हर इन्फ्लुएंस ओवर द अदर. एक अग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है. देन merely having an influence over the other or merely being in such a relationship, is it undue influence? No. Then using that influence in an unfair manner, in an undue manner, is undue influence. कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इस तरीके से रिलेटेड था that such person was having an influence over the mind of the other, and after holding such a position, that person used such position, used such influence to actually obtain an unfair advantage over the other. जब इस तरीके से किसी पर्सन की कोई कंसेंट ऑब्टेन की जाती है तो उसको बोला जाता है फ्री कंसेंट नहीं होगी. दिस इज नॉट अ फ्री कंसेंट बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. क्या वो कंसेंट खुद दी गई है? भले ही यहां पे कोर्शन के जैसे कोई कंपल्शन नहीं है. एक पर्सन ने जो कंसेंट दी है उसके ऊपर उसको हमने किसी गन पॉइंट पे नहीं रखा, उसके किसी रिलेटेड पर्सन को किडनैप करने की धमकी नहीं दी गई है. दैट मीन्स कोई फिजिकल या मेंटल कंपल्शन एज सच पर से नहीं है. बट स्टिल द कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज सेक्शन 14 में हमने पढ़ा था कॉज्ड. द कंसेंट शुड बी कॉज्ड एंड नॉट गिवन. अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, भले ही कोई एक्सटर्नल कंपल्शन एज इन कोई एविडेंट फिजिकल कंपल्शन नहीं था, कोई फिजिकल फोर्स नहीं था, कोई थ्रेटनिंग नहीं थी, बट स्टिल अगर ये रिलेशनशिप आपस में पार्टीज का नहीं होता तो वो कंसेंट नहीं दी जाती. द कंसेंट वॉज नॉट गिवन, रादर द कंसेंट वॉज कॉज्ड ड्यू टू सच रिलेशनशिप. द कंसेंट वॉज नॉट गिवन इवन दो उस पर्सन ने, अगर कोर्शन से कंपेयर करें तो एक गन पॉइंट पे किसी पर्सन ने अगर कोई कंसेंट दिया तो वहां पे एविडेंटली देयर इज अ फिजिकल फोर्स, देयर इज अ मैनिफेस्ट फोर्स विच इज देयर. बट इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इवन दो देयर इज नो सच फोर्स, देयर इज नो सच कंपल्शन, द पर्सन इज गिविंग हिज कंसेंट, बट such consent is still not said to be given, rather it is said to be caused, because the person is giving the consent only out of the relationship, because that person's will is being suppressed by the person holding a dominant position. एक पर्सन की विल को सप्रेस किया जा रहा है और उसको सप्रेस कौन दबा रहा है? बाय द पर्सन हु इज होल्डिंग अ डोमिनेंट पोजीशन. इसीलिए भले ही कोर्शन के जैसे यहां पे कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, कोई फिजिकल कंपल्शन नहीं है, कोई एविडेंट कंपल्शन या फोर्स नहीं है, there is no detention of the property, there is no threatening, there is no warning, but still the consent is not being freely given, the consent is being caused. समझ आ रहा है? क्लियर है? Is this clear? सेक्शन 16 को रीड करते हैं. सेक्शन 16 के पैरा 1 क्लॉज 1 को रीड करेंगे और इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. अगर सेक्शन 16 से रिलेटेड आपके पास मेंस में मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन दूंगी भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड सेक्शन 16 से रिलेटेड अगर हमारे पास मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्लॉज 1 में जो की टर्म्स दिए गए हैं उन की टर्म्स को अपने उस स्पेसिफिक आंसर में यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सेक्शन 16 पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उसमें अगर आपने ये वर्ड नहीं यूज किया है डोमिनेंट पोजीशन, रिलेशनशिप, या फिर क्लॉज 2 में से फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ऑल राइट, देन योर आंसर इज इनकम्प्लीट. तो इसीलिए सेक्शन 16 क्लॉज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे
सेक्शन 16 के एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब, हमने पहले भी ये टर्म जब हम सेक्शन 15 पढ़ रहे थे, मैंने ये टर्म यूज करवाया था आपको, that with the intention to induce the other party to enter into an agreement. What do you mean by induced? To compel, basically to cause the consent to be given. सेम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हम सेक्शन 14 डिस्कस कर रहे थे कि ये जो वर्ड कॉज्ड है, अब इसी के मैनिफेस्टेशन आपको सेक्शन 15, 16, 17, 18 हर एक प्रोविजन में देखने को मिलेंगे। वैसे ही जैसे हमने सेक्शन 15 में देखा था with the intention to obtain with the intention to make that person to enter into an agreement, वैसे ही caused का यहां पे जो मैनिफेस्टेशन है, the word caused which was used in section 14, उसका एक रिलेशनशिप जो यहां दिया गया है induced, कि इसकी जो लैंग्वेज है it is making it very clear कि यहां पे the consent is not being freely given, rather the consent is being induced. Induced मतलब गिविंग नहीं होता, इंड्यूस मीन्स कॉजिंग होता है, टू ऑब्टेन, टू कॉज। समझ आ रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर फर्स्ट, सबसे बेसिक चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस की क्या होती है? द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। द रिलेशनशिप लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, द बेसिक, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ undue influence is an existing relationship. लिखा है ना, relation subsisting. Subsisting means existing. Subsisting means existing. कि undue influence के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो लोगों के बीच में एक existing relationship है। past relationship या future relationship की बात नहीं हो रही है, subsisting word यूज किया गया। Subsisting means an existing relationship, कि जिस समय पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, एलिज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया, कि एक पार्टी अगर क्लेम कर रही है दैट माय कंसेंट वाज नॉट फ्री, इट वाज गिवन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो जिस टाइम पे आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है उस टाइम पे जरूरी है दैट देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग। समझ आ रहा है? कोई पास्ट रिलेशनशिप की आपस में वो लोग रिलेटेड थे, नाउ द रिलेशनशिप हैज एंडेड, विद द एंड ऑफ द रिलेशनशिप द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस आल्सो कम्स टू एन एंड। अगर आपको प्रिजम्पशन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफेंस लेना है तो वो रिलेशनशिप सबसिस्टिंग होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एंडेड रिलेशनशिप और अ पास्ट रिलेशनशिप। इसीलिए रिलेशन के साथ वर्ड यूज किया गया है सबसिस्टिंग, दैट मींस एग्जिस्टिंग प्रेजेंट रिलेशनशिप, कि दो पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट रिलेशनशिप कैन बी ईदर ऑफ देम, जो क्लॉज 2 में बताया गया है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप और एनी अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब उसी रिलेशनशिप को क्लॉज 1 में आगे एक्सपैंड किया गया है कि हम किस टाइप के एग्जिस्टिंग सबसिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, where the relation subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other, कि ये जो रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में वो कोई रैंडम रिलेशनशिप नहीं। अब रिलेशनशिप तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, फ्रेंड्स, डेटर क्रेडिटर, ऑलराइट, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, फादर सन, फादर मदर, फादर डॉटर, सन मदर, एटसेट्रा। बट यहां पे हम उन कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द डोमिनेंस ओवर द अदर, कि यहां पे हम हर उस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जहां पे द मेन क्राइटेरिया इज दैट इन सच रिलेशनशिप बोथ द पार्टीज आर नॉट एट इक्वल फुटिंग, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज इक्वल फुटिंग पे है तो दोनों में से कोई भी डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं होगी। The main crux of that relationship is that both the parties are not at equal footing, rather one party is in a position which is a dominant position over the other. उस relationship में
दोनों पार्टीज एक इक्वल स्टैंड, एक इक्वल फुटिंग शेयर नहीं कर रही हैं। दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके का है, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। इट कैन बी ईदर बाय वे ऑफ रिलेशनशिप की, अगर हम फादर और सन की बात करें तो एक ब्लड रिलेशनशिप की वजह से फादर इज ऑलवेज सेड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजिशन। अगर एक डॉक्टर और पेशेंट की बात करें तो उस सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से द डॉक्टर इज सेड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजिशन ओवर द पेशेंट। अगर एक अटॉर्नी और एक क्लाइंट की बात की जाए, अगेन प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से या प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से द अटॉर्नी इज सेड टू बी एट द डोमिनेंट पोजिशन ओवर द क्लाइंट। अब ये जो डोमिनेंट है, ये जो डोमिनेंस है ओवर द अदर, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन हो सकता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, किसी भी रीजन से वो डोमिनेंट पोजीशन एक के पास है, बट होनी जरूरी है। समझ आ रहा है कि एक रिलेशनशिप इन विच दोनों पार्टीज इक्वल फुटिंग पे नहीं है, रादर वन ऑफ देम इज होल्डिंग अ डोमिनेंट और एन अपर हैंड ओवर द अदर। ऑल राइट, एंड यहां पे क्या लिखा है? One of the parties is in a position to dominate the will of the other। जो अभी मैंने आपको बोला कि एक डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए। डोमिनेंट पोजीशन का यहां पे मतलब क्या है? डोमिनेंट पोजीशन का यहां पे मतलब है कि वो पोजीशन डोमिनेंट कब मानी जाएगी एज पर 16, व्हेन द पोजीशन इज यूज्ड टू डोमिनेट और टू कंट्रोल द विल ऑफ द अदर। यहां पे विल का मतलब क्या है? यहां पे विल का मतलब क्या है? कंसेंट। हम फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं ना, कि एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज में जो रिलेशनशिप है उसमें किसी एक पार्टी के पास जो पोजीशन है वो सिर्फ एक प्रोफेशनली, सोशली, डोमेस्टिकली डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन है जिसको होल्ड करते हुए वो पार्टी दूसरी पार्टी की विल को, उसकी कंसेंट को कंट्रोल कर सकती है। सिर्फ एक डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, वो एक डोमिनेंट पोजीशन ऐसी डोमिनेंट पोजीशन है कि आप सामने वाली पार्टी की कंसेंट को, उसकी विल को, उसकी डिजायर को कंट्रोल कर सकते हो। कि अगर अपने आप से उस पर्सन की कोई विल, कोई डिजायर नहीं है कंसेंट देने की अग्रीमेंट के लिए, बट जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो उस पोजीशन को यूज करते हुए आप सामने वाले पर्सन की विल को चेंज कर सकते हो, आप सामने वाले पर्सन की कंसेंट को ऑब्टेन कर सकते हो, आप सामने वाले पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज नोन एज अ डोमिनेंट पोजीशन एज पर सेक्शन 16। यहां पे सेक्शन 16 में डोमिनेट या डोमिनेंट पोजीशन का मतलब कोई और पर्पस के लिए नहीं है। यहां पे सेक्शन 16 में डोमिनेंट पोजीशन का जो एक पर्पस है, डोमिनेंट पोजीशन, ये वर्ड डोमिनेट यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड नॉट एनी अदर एक्ट। आप किसी भी और सर्कमस्टांस, किसी भी और एक्ट को डोमिनेट करने की बात यहां नहीं कर रहे हो। आप यहां पे एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हुए तभी माने जाओगे when you are in such a position कि आप सामने वाले पर्सन की कंसेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी विल को, विल रिगार्डिंग द अग्रीमेंट, नॉट रिगार्डिंग एनी अदर थिंग, कि आप सामने वाले पर्सन की विल को रिगार्डिंग द अग्रीमेंट, रिगार्डिंग द कंसेंट, हिज डिजायर टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, उसको कंट्रोल कर सकते हो। देन सच अ पर्सन विल बी सेड टू बी होल्डिंग अ डोमिनेंट पोजीशन। समझ आ रहा है? ये बेसिक है। अभी हमने किसी भी एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप की बात नहीं करी, हमने किसी भी प्रिजम्पशन की बात नहीं करी है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो अभी हमने देखा, दैट देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप। उसी रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा, द रिलेशनशिप शुड बी एग्जिस्टिंग, सबसिस्टिंग। It cannot be a past relationship. It has to be a subsisting relationship. जब उस पर्सन ने आपके विल को डोमिनेट किया, उस टाइम पे the relationship should be existing. The relationship should be subsisting. समझ आ रहा है? एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, तो जब तक वो एम्प्लॉई उस एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है,
सिर्फ तब तक ही तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की विल को डोमिनेट कर सकता है ना। अगर एक बार उस एम्प्लॉय ने रिजाइन करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, उसके बाद भी क्या वो एम्प्लॉयर, इवन दो अभी भी वो है एम्प्लॉयर ही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन अब क्या वो उस पोजीशन को होल्ड करते हुए उस पास्ट उस एक्स एम्प्लॉय की विल को डोमिनेट कर सकता है? नहीं। तो रिलेशनशिप होना जरूरी है और रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग होना जरूरी है। दैट इज व्हाई deliberately this word subsisting has been used, that the relationship should be there, the relationship should be an existing one. Then the nature of relationship, उसके बाद उसी relationship को define किया गया है कि ये relationship जो word हमने use किया है, what kind of relationship are we talking about? That the nature of relationship should be such कि one of the parties is holding a special or a dominant position over the other. And the word dominant here means an ability to control the will of the other. यहां पे dominant या dominate का मतलब है कि आपके पास इस पोजीशन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से नहीं, इस रिलेशनशिप की वजह से आपके पास एक एबिलिटी है, एक पावर है कि आप सामने वाले की विल रिगार्डिंग द अग्रीमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? आगे क्या बोला गया है? एंड। अब यहां पे बीच में वर्ड यूज किया गया है एंड, दैट मीन्स बोथ द कंडीशंस आर मैंडेटरी एंड नॉट ऑप्शनल। यहां पे दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। जैसे जब हम लोगों ने कोवर्जन पढ़ा था, वहां पे बीच में और वर्ड यूज हुआ है, committing or threatening to commit or unlawfully detaining or threatening to detain। वहां पे और है कि उनमें से कोई भी एक्ट अगर हो जाए with that intention तो वो coercion है। लेकिन यहां पे and word यूज हुआ है, that means this is not optional, this is compulsory, कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। सेकेंड एलिमेंट क्या दिया गया है? and uses that position to obtain an unfair advantage over the other, कि उस पोजीशन को सिर्फ होल्ड करना, कि मैं एक पोजीशन होल्ड कर रही हूं और मुझे पता है कि मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं आपकी विल को कंट्रोल कर सकती हूं। ऑल राइट, क्या मियरली ये पोजीशन होल्ड करना इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? नो। द सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज that the person holding such dominant position, the person having such capacity to control the will, should actually use that position, should actually use that position and should actually control the will of the other। कि आपके पास वो पोजीशन थी और आपने उस पोजीशन को यूज करते हुए सामने वाले के ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज, एक एडवांटेज नहीं, अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन किया। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था प्रिंसिपल एजेंट वाला, कि एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया और ये इस काम के लिए अपॉइंट किया कि अगले 4 महीने तक आप मेरे लिए जितने भी रेंट्स है वो कलेक्ट करके लेके आओगे मेरे बिहाफ पे। अब जब ड्यू डेट आई रेंट की, रेंट कलेक्ट होने की जो ड्यू डेट आई, उस दिन पे प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाके रेंट कलेक्ट करके आओ। अब यहां पे प्रिंसिपल की जो इंटेंशन है दैट इज to obtain an advantage or to obtain an unfair advantage। एडवांटेज तो उसको मिल रहा है ना कि भाई उसके बिहाफ पे उसका एजेंट उसके बिहाफ पे जाके रेंट कलेक्ट करके आ रहा है, तो उसका एडवांटेज है। लेकिन क्या ये अनफेयर एडवांटेज है? प्रिंसिपल इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, प्रिंसिपल की जो पोजीशन होती है दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल हैज द कैपेसिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ द एजेंट। प्रिंसिपल वो पोजीशन होल्ड करता है और उस पोजीशन के ऊपर उस प्रिंसिपल के पास वो कैपेसिटी भी है कि वो अपने एजेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर उसने उसको वही काम करने के लिए बोला जो कि ऑथोराइज्ड है, तो वो एडवांटेज तो ऑब्टेन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से, लेकिन क्या एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर रहा है? क्या उसने अपनी पोजीशन को यूज किया है? डेफिनेटली यूज किया है। लेकिन क्या उसने अपनी पोजीशन को अनफेयर मैनर में, अनड्यू मैनर में यूज किया है? नहीं किया। दैट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? जब वो प्रिंसिपल अपनी पोजीशन को एक अनफेयर मैनर में यूज करे। दैट मींस वो प्रिंसिपल उस एजेंट को कोई ऐसा काम करने को बोले, किसी ऐसे काम के लिए एजेंट की कंसेंट ले जिसके लिए अथॉरिटी ही नहीं है, विच इज अनऑथोराइज्ड, विच कैन नॉट बी डन। समझ आ रहा है? दैट इज यूजिंग द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। आप एडवांटेज अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना एडवांटेज ऑब्टेन कर रहे हो, दैट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात करें, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट, एक मास्टर सर्वेंट को एम्प्लॉय क्यों करेगा? एडवांटेज के लिए ना। जो काम मास्टर खुद कर सकता है अगर वो खुद कर लेगा तो फिर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप क्रिएट ही क्यों होगा? ऑब्टेनिंग एडवांटेज इज नॉट रॉन्ग, बट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर जिसके लिए आप ऑथोराइज्ड नहीं थे, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर हर टाइप की रिलेशनशिप, हर टाइप का एडवांटेज अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो फिर तो जितने भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स है जो हम वाइकेरियस लायबिलिटी में पढ़ते हैं, सब में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर एक मास्टर ने एक सर्वेंट को एम्प्लॉय किया है तो अपने एडवांटेज के लिए किया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया है अपने एडवांटेज के लिए किया है, फर्म के पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को एडमिट किया है, उन दोनों ने मिलकर तीसरे पार्टनर को एडमिट किया है, तो एडवांटेज के लिए किया है। So merely obtaining advantage is not undue influence, rather it should be an unfair advantage, और वो unfair advantage आपने randomly obtain नहीं किया है, अपनी उस dominant position को misuse करते हुए obtain किया है। आपने अपनी पोजीशन को एज अ प्रिंसिपल, आपके पास राइट है कि आप अपने एजेंट से, एज अ मास्टर आपके पास राइट है आप अपने सर्वेंट से काम करा सकते हो, बट देयर हैज टू बी अ बाउंड्री। पढ़ते हो आप, जब आप वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ते हो कि वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर द ऑथोराइज्ड एक्ट, वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर द अनऑथोराइज्ड एक्ट, एजेंट्स लायबिलिटी और प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द ऑथोराइज्ड एक्ट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द अनऑथोराइज्ड एक्ट। तो कोई बाउंड्री तो होनी चाहिए, आप कुछ भी तो नहीं करवा सकते। तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहे हो और आपने उसी पोजीशन को मिसयूज किया है, एक ऐसा यूसेज किया है जिसके लिए आप ऑथोराइज नहीं थे, और मिसयूज करते हुए सामने वाले पर्सन की कंसेंट अगर आपने ऑब्टेन की है, अनफेयर एडवांटेज आपने लिया है, देन दैट इज नोन एज एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अदर। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब क्लॉज 1 के कीवर्ड्स क्या क्या हुए? क्लॉज 1 के कीवर्ड्स क्या क्या हुए? फर्स्ट, induces, very good, because inducement, the word inducement clearly implies causation of the consent and not giving the consent। उसी से हमें समझ आ रहा है कि undue influence के अंडर दी गई कंसेंट कभी भी प्री कंसेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दी नहीं जा रही है, वो इंड्यूस कराई जा रही है, वो कॉज कराई जा रही है। सो इंड्यूसमेंट इज द फर्स्ट कीवर्ड। देन रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, किसी और के बीच के रिलेशनशिप की हम बात नहीं कर रहे। रिलेशंस किसके बीच में होने चाहिए? पार्टीज, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें से एक क्लेम कर रही है कि ये मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है, क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में वो रिलेशनशिप होना चाहिए। हम किसी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की यहां पे बात नहीं कर रहे। यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन दी पर्सन्स, याद है अगर आपको सेक्शन 15 में बहुत ही जनरल टर्म्स यूज किए गए, एनी पर्सन, लेकिन सेक्शन 16 में बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया है, पार्टीज। दैट मीन्स हम प्रोमिसर और प्रोमिसी की ही बात कर रहे हैं। सेक्शन 15 के जैसे सेक्शन 16 का स्कोप उतना वाइड नहीं है। सेक्शन 15 में मैंने आपको बताया भी था, इट इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहां पे हम प्रोमिसर प्रोमिसी के बीच में कोवर्शन की बात नहीं कर रहे, एनी पर्सन कैन बी कोवर्स्ड। लेकिन यहां पे इट इज मोर स्पेसिफिक, मोर नैरो एज कंपेयर टू सेक्शन 15, क्योंकि यहां पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है वो पार्टीज के बीच में किया जा रहा है। जो रिलेशनशिप का टेस्ट होगा, इट विल बी बिटवीन दी पार्टीज। दैट मीन्स
The relationship should be existing between the promiser and the promisee and not between any third person. समझ आ रहा है? तो दूसरा कीवर्ड हमारा हुआ रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन दी पार्टीज, कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टीज के बीच में होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एंडेड या पास्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए. सबसिस्टिंग, सबसिस्टिंग मींस एग्जिस्टिंग. क्लियर है? देन नेक्स्ट, position to dominate the will of the other, because consensus ad idem का मतलब होता है एक पर्सन की will should meet the will of the other. दोनों की willingness जिस कॉमन पॉइंट पे मीट होती हैं उसी को तो बोलते हैं ना मीटिंग ऑफ माइंड्स. मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या होता है? मेरी विलिंगनेस, आपकी विलिंगनेस जब एक कॉमन पॉइंट पे, दैट मीन सेम थिंग सेम सेंस पे जब मीट होगी उसी को तो बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ विलिंगनेस, मीटिंग ऑफ इंटेंशंस. सो जब आप सामने वाली पर्सन के विल को ही कंट्रोल कर रहे हो तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, एक फ्री मीटिंग ऑफ माइंड्स कभी हो सकता है क्या? हो सकता है मीटिंग ऑफ माइंड्स कभी होता ही नहीं, लेकिन आपके कंट्रोल की वजह से ये मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, दैट मीन्स इट इज नॉट फ्री. समझ आ रहा है? सो इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, देन and uses that position to obtain the unfair advantage over the other. That the usage of such position has to be there. The usage of such position, अब अगर आपने अपनी पोजीशन को यूज किया है लेकिन गुड फेथ में यूज किया है तो क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा? अगर आपने अपनी पोजीशन को यूज किया है लेकिन गुड फेथ में किया है, without any bad intention, without any intention of obtaining an undue advantage, एक गुड फेथ में अगर आपने उस पोजीशन को यूज किया है तो क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा? नो. The usage of the position should be with the intention to obtain the unfair advantage over the other and not in good faith. कि आपने अपनी उस पोजीशन को यूज किया है strictly for one purpose, to obtain an unfair advantage. और to obtain an unfair advantage को यहां पे बोला जा सकता है to obtain the consent for the agreement. yes. यहां पे कौन से unfair advantage की बात हो रही है? कंसेंट की. कि अदरवाइज वो पर्सन आपको कभी भी अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई नहीं करता, अपनी कंसेंट नहीं देता, लेकिन आपने अपनी पोजीशन को अनफेयर मैनर में यूज करते हुए सामने वाली पर्सन की विलिंगनेस, उसकी डिजायर, उसकी कंसेंट को ऑब्टेन, इंड्यूस किया. दैट मीन्स यू हैव ऑब्टेन्ड एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. आपने एक ऐसा एडवांटेज ऑब्टेन किया है जो फेयर मैनर में आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अनफेयर मैनर में अपनी पोजीशन को यूज करते हुए आपने वो एडवांटेज ऑब्टेन किया, वो कंसेंट ऑब्टेन की, अग्रीमेंट क्रिएट किया. सो दैट अग्रीमेंट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू a valid contract because ये जो unfair advantage या consent आपने obtain की है that is not given, rather that is induced or caused, not being a free consent.